नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आध्यात्मिक संगठन के बारे में जो दुनिया की सबसे बड़ी नीति निर्माण संस्थाओं में अपनी जगह बना चुका है, ब्रह्मा कुमारीज। इनका वैश्विक प्रभाव आखिर कितना गहरा है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है ना, कि आखिर एक आध्यात्मिक आंदोलन ग्लोबल स्टेज पर इतना ठोस असर कैसे डाल सकता है। हम आज ठीक इसी की पड़ताल करेंगे और उनके काम करने के तरीकों को समझेंगे। इस असर को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मा कुमारी संगठन आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, ब्रह्मा कुमारी सिर्फ एक आध्यात्मिक आंदोलन ही नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ भी है। और कमाल की बात तो ये है कि ये दुनिया के सबसे बड़े महिला नेतृत्व वाले आध्यात्मिक संगठनों में से एक है, जिसकी शुरुआत 1937 में हुई थी। तो फिर इतने बड़े लेवल पर काम करने के लिए इनका स्ट्रक्चर कैसा है? आइए एक नजर डालते हैं कि ये संगठन दुनिया भर में कैसे फैला हुआ है। ये नंबर देखिए जरा, 110 से भी ज्यादा देश। ये सच में बहुत बड़ी बात है। सोचकर देखिए, इतना बड़ा नेटवर्क उन्हें दुनिया के लगभग हर कोने में अपनी बात पहुंचाने और योजनाओं को लागू करने की एक जबरदस्त क्षमता देता है। अब इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइज तरीका तो चाहिए ही, है ना? यहीं पर इनकी 20 खास सर्विस विंग्स काम आती हैं, जो समाज के अलग अलग हिस्सों पर फोकस करने के लिए बनाई गई हैं। जैसे कि इनका सोशल विंग है, एजुकेशन विंग है और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विंग भी। इससे पता चलता है कि इनकी कोशिश समाज के हर तबके तक पहुंचने की है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, युवा हों या फिर ग्रामीण समुदाय के लोग। अब आते हैं इनके ग्लोबल असर के सबसे बड़े सबूत पर, और वो है यूनाइटेड नेशंस के साथ इनकी गहरी और दशकों पुरानी पार्टनरशिप। सच पूछिए तो यही वो चीज है जो इन्हें कई दूसरे संगठनों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। और हाँ, ये कोई नई पार्टनरशिप नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये रिश्ता तो 1980s में ही शुरू हो गया था और वक्त के साथ और भी मजबूत होता चला गया। तो चलिए एक एक करके इन सहयोगों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल सेक्टर में इनके असर की, जो कि यूएन के साथ इनके सबसे शुरुआती कनेक्शंस में से एक था। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो है इकोसॉक, यानी यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में मिला जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस। ये उन्हें 1983 से मिला हुआ है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये किसी भी एनजीओ को मिलने वाला सबसे ऊंचा दर्जा है। इसका सीधा मतलब है कि वो दुनिया के सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं और पॉलिसी बनाने में भी सीधे सीधे अपना योगदान दे सकते हैं। अच्छा, सोशल सेक्टर के अलावा इनका असर एजुकेशन की फील्ड में भी काफ़ी गहरा है, खासकर रूरल एजुकेशन में। यहाँ दो बातें गौर करने वाली हैं। एक तो 1987 से यूनिसेफ के साथ इनका कंसल्टेटिव स्टेटस है, और दूसरा ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के ग्रामीण लोगों के लिए शिक्षा प्रोग्राम के एक अहम सदस्य हैं। ये दिखाता है कि गाँव में शिक्षा को बढ़ावा देने में इनका कितना एक्टिव रोल है। तो सोशल और एजुकेशनल सेक्टर के बाद अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। इनका काम ग्लोबल एनवायरनमेंट पॉलिसी तक भी फैला हुआ है। यहाँ पर इनका ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस बहुत मायने रखता है। देखिए, UNFCCC और UNEP जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण संस्थाओं में ये दर्जा मिलने का मतलब है कि इन्हें क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण से जुड़ी हर बड़ी बहस और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में सीधे शामिल होने का मौका मिलता है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो इनके इस ग्लोबल असर का निचोड़ क्या निकलता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इनका प्रभाव दो बहुत मजबूत पिलर्स पर टिका है। एक तरफ है 110 से ज्यादा देशों में फैला इनका जबरदस्त नेटवर्क, और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिसी बनाने वाली संस्थाओं के साथ इनका गहरा कनेक्शन। बस यही अनोखा कॉम्बिनेशन है जो इन्हें इतना प्रभावशाली बनाता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब आध्यात्मिकता और ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग इस तरह से हाथ मिलाते हैं, तो ये आने वाले वक्त के लिए क्या इशारा करता है? क्या दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने का ये एक नया तरीका हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।